हेलो। अभी तक अपने पॉलीमर पढ़ा था। आज पॉलीमर के बाद जो अपने नेक्स्ट जो यूनिट पढ़ेंगे उस यूनिट का नाम है प्रावस्था नियम। प्रावस्था नियम, यह नियम गिब्स के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे गिब्स का प्रावस्था नियम भी कहा जाता है। जो प्रावस्था नियम है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये गिब्स के द्वारा दिया गया है, इसलिए गिब्स का प्रावस्था नियम भी कहा जाता है। जो प्रावस्था नियम है, इस नियम का जो गणितीय रूप है वो निम्न है। इस नियम का जो गणितीय रूप है वो निम्न है। F बराबर C माइनस पी प्लस 2। F बराबर C माइनस पी प्लस 2। यहाँ F बराबर स्वतंत्रता की कोटि है। F बराबर स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। C बराबर यहाँ घटक या कंपोनेंट। C बराबर घटक या कंपोनेंट। P बराबर यहाँ पे प्रावस्थाओं की संख्या है। P बराबर यहाँ पे प्रावस्थाओं की संख्या, या अपने इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेज। अब इस नियम की जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार से होगी। किसी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था में स्वतंत्र कोटियों की संख्या। किसी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था में स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों व प्रावस्थाओं के अंतर से 2 अधिक होता है। किसी तंत्र की यानी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था में स्वतंत्रता कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटक व प्रावस्थाओं के अंतर से 2 ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अपने पास एक डेफिनेशन आई है। प्रावस्था क्या है? प्रावस्था क्या है? विषमांगी तंत्र के वे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हों। विषमांगी तंत्र के वे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो तथा यांत्रिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे प्रावस्था कहते हैं। यानी विषमांगी कोई अपने पास तंत्र है, ऐसा तंत्र जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फेज उपस्थित होती हैं। इनको हम वो क्या हो, भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो और उन्हें किसी यांत्रिक विधि के द्वारा उनको अपने क्या कर सकें, पृथक कर सकें। अब इसका जो एग्जाम्पल अपने पास क्या है, एक बीकर के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा जल से बने विषमांगी तंत्र में 2 प्रावस्थाएं हैं। एक बीकर है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड व जल को हमने रख दिया है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर अघुलनशील है, इसलिए 2 लेयर बन जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसके अंदर 2 फेज हैं। विषमांगी तंत्र में कितनी प्रावस्थाएं हैं? 2 प्रावस्थाएं, एक जल की है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड की है। इसे पृथक्कारी की द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और जो वाटर का जो मिक्सर है, इसमें से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। किसकी सहायता से? पृथक्कारी की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं।
अब अपने पास दूसरी जो परिभाषा आती है, देखो दूसरी परिभाषा अपने पास घटक क्या है या कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज कंपोनेंट या घटक क्या है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, घटक की परिभाषा क्या होगी, किसी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था पर घटकों की संख्या, किसी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था पर घटकों की संख्या स्वतंत्र रूप से परिवर्ती अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है। स्वतंत्र रूप से परिवर्ती अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिसकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सके। इसका उदाहरण हम कैल्शियम कार्बोनेट लेकर समझ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब बंद पात्र में गर्म करने पर निम्न विषमांगी साम्य स्थापित हो जाता है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हम किसी बंद पात्र में गर्म करें तो एक विषमांगी साम्य स्थापित हो जाता है, जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। इसको हीट किया तो एक इक्विलिब्रियम आया, वो किसके बीच में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है, गैस के रूप में। इस तंत्र में तीन प्रावस्थाएं हैं, दो ठोस और एक गैस के रूप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, व ठोस के रूप में एक खुद कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड। इन तीनों अवयवों में से किन्हीं दो का तीनों प्रावस्थाओं के संगठन को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। इन तीनों अवयवों में से किन्हीं दो का तीनों प्रावस्थाओं के संगठन को व्यक्त करने में किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल से अपने कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक साइड में मैंने प्रावस्था लिखा, दूसरे साइड में मैंने क्या लिखा, घटक। जब कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम ऑक्साइड को घटक के रूप में लिया जाता है, तो यदि हमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रावस्था को बताना हो तो उसके जो घटक होंगे वो अपने को क्या लेने पड़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जीरो क्या लेना पड़ेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी प्रकार यदि अपने को कैल्शियम ऑक्साइड प्रावस्था को बताना है तो अपने घटक के रूप में क्या लेंगे, जीरो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार यदि अपने को कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस प्रावस्था के अंदर है उसको बताना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड को घटक के रूप में लेना होगा। इसी प्रकार जब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को घटक के रूप में लिया जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को घटक के रूप में लिया जाता है तो प्रावस्था अपने पास वो तीनों ही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके लिए अपने को कैल्शियम कार्बोनेट को बताना है तो घटक क्या लेने पड़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि अपने को CaO फेस को बताना है तो अपने को जो घटक लेने पड़ेंगे वो
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 0 किसके लेने पड़ेंगे, 0 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी प्रकार अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बताना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो दो घटक हमने लिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें से अपने को इनको कैसे बताएंगे, 0 कैल्शियम ऑक्साइड का लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल लेंगे। इसी प्रकार हम एक तीसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड को घटक के रूप में लिया जाता है तो अपने को कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को बताने के लिए CaO3 प्लस 0 किसके लेने पड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड को यदि अपने को बताना है तो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस CO2। इसी प्रकार अपने को प्रावस्था कार्बन डाइऑक्साइड बतानी है तो अपने को 0 कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या लेंगे, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपने पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो ये भी डेफिनेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और लगभग इसको भी कई बार पूछा जाता है। स्वतंत्रता की कोटि क्या है, किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि, किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि उन चरांकों की या उन चरों की न्यूनतम संख्या है। किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि उन चरांकों की न्यूनतम संख्या है जिन्हें तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक है। किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि उन चरों की न्यूनतम संख्या है जिसके द्वारा उस तंत्र को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सके। एग्जाम्पल अपने लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन। पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा। पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन के लिए जो मान होगा स्वतंत्रता की कोटियों का, वो मान कितना होगा, 2 होगा। इस तंत्र को अभिव्यक्त करने के लिए 2 चर ताप व संगठन की आवश्यकता होगी। पोटेशियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा। यदि अपने को इसको पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो 2 चर ताप व कंपोजिशन की आवश्यकता होगी। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। किसी बंद पात्र में यदि जल द्रव व जल वाष्प से बना तंत्र है। यदि किसी बंद पात्र में जल वाष्प और जल द्रव के रूप से बना तंत्र है, इस तंत्र को अभिव्यक्त करने के लिए केवल एक चर ताप की आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट है प्रावस्था नियम के लाभ क्या हैं। अब देखो अपने प्रावस्था नियम पढ़ा, डेफिनेशन कुछ छोटी छोटी पढ़ी, इसके बाद है प्रावस्था नियम के लाभ क्या है। पहला इसका लाभ है भौतिक तथा रासायनिक दोनों प्रकार के विषमांगी तंत्र का अध्ययन किया जा सकता है। इस नियम के द्वारा भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के विषमांगी तंत्र का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, इस पदार्थ की मात्रा, प्रकृति तथा अभिक्रिया का प्रावस्था नियम से कोई संबंध नहीं होता है।
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की प्रकृति तथा अभिक्रिया का प्रावस्था नियम से कोई संबंध नहीं होता है, मात्र प्रावस्था संख्या तथा उनका संगठन तंत्र के अध्ययन के लिए पर्याप्त है। तीसरा इसका फायदा क्या है? प्रावस्था नियम का प्रयोग करते समय पदार्थ की संरचना के बारे में किसी पूर्व धारणा की आवश्यकता नहीं होती। प्रावस्था नियम का यदि अपने प्रयोग कर रहे हैं तो पदार्थ की संरचना के बारे में किसी भी पूर्व धारणा की आवश्यकता नहीं होती। चौथा है या 4 नंबर जो इसकी प्रावस्था नियम के लाभ क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के विषमांगी साम्य को, भिन्न भिन्न प्रकार के विषमांगी साम्य को स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर एक साथ वर्गीकृत की आवश्यकता नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के विषमांगी साम्य को स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर एक साथ वर्गीकृत की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर जो इसका प्रावस्था नियम का लाभ है वह प्रावस्था नियम विभिन्न तंत्र के आचरण के पूर्वानुमान में सहायक है। प्रावस्था नियम विभिन्न तंत्र के आचरण के पूर्वानुमान में सहायक है।